ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित एक विशेष वार्तालाप राग रेडियो रंग रेडियो। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित अरोड़ा और गीतिका उनियाल। नंदन वंदन अभिनंदन। विश्व रेडियो दिवस 2025 इसके उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं रेडियो को। बिल्कुल, रेडियो सेलिब्रेशन का माध्यम है, क्योंकि हम 9 दशकों की यात्रा को देखें तो ना जाने हमने कितना कुछ पाया है। यादें बनी हैं, सूचनाएं मिली हैं, और कहीं ना कहीं जिस विकास की बात हम बार बार करते हैं वो विकास हुआ है। तो हम 9 दशकों की यात्रा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या स्थिति है वर्तमान में अगर रेडियो की जाए, और भविष्य में क्या संभावनाएं लेकर आएगा रेडियो हमारे लिए, तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे। सन 2012 से हम मना रहे हैं विश्व रेडियो दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया, उसकी महासभा में 2011 में प्रस्ताव पारित हुआ, और फिर 2012 से हम विश्व रेडियो दिवस मनाने लगे। हर साल एक थीम, एक विषय पर विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, और ये उम्मीद की जाती है कि रेडियो के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष की अगर बात करें तो रेडियो और जलवायु परिवर्तन ये विषय है, और आकाशवाणी इस विषय पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जलवायु परिवर्तन पे ना जाने कितने ही कार्यक्रम हमारे द्वारा प्रसारित होते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को, इन विषयों को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकें, और अग्रणी भूमिका निभा रहा है आकाशवाणी। तो आइए आज इस संगोष्ठी के माध्यम से हम अतीत से लेकर वर्तमान तक की यात्रा को पूरा करते हैं। मैं हूं आप सभी के साथ गीतिका उनियाल, और मेरे साथ हैं अमित अरोड़ा। नमस्कार। थैंक यू गीतिका। आप सभी को विश्व रेडियो दिवस 2025 की बहुत बहुत बधाई। और आज इस विशेष कार्यक्रम राग रेडियो रंग रेडियो पर रेडियो की भूमिका और रेडियो की अपनी यादें ताज़ा करने के लिए हमारे साथ 5 मेहमान हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊं। मेरे एकदम लेफ्ट में बैठे हैं योगेंद्र पाल जी, नमस्कार। फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग आकाशवाणी। एनालॉग से लेकर डिजिटल का रेडियो कैसा सफ़र रहा आपसे ज़रूर जानेंगे। आप हैं योगेंद्र टिक्कू जी। बहुत सी फिल्मों में आपने इन्हें देखा होगा, चाहे वो क्वीन फिल्म है, चाहे नो वन किल्ड जेसिका हो, परमाणु, नीरजा। और रेडियो की अगर बात करें तो आपने हाफ सेंचुरी लगाई है, क्योंकि 1974 में आकाशवाणी प्रयागराज से आपका सफर शुरू हुआ था। 50 इयर्स। साथ में है के सीता वसंता लक्ष्मी जी। आप चाहे कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक हो या फिर हिंदुस्तानी सुगम संगीत, दोनों में पारंगत हैं। टॉप ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी और दूरदर्शन। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और लक्ष्मी जी के लेफ्ट में बैठे हैं सुभाष चंद्र जी। आप हास्य व्यंगकार हैं, आलोचक हैं। और हमारे साथ हैं ऋतु रायजादा जी। आज 2025 है, 25 साल पीछे चले जाएं तो सन 2000 में आकाशवाणी दिल्ली में पहला कार्यक्रम, और फिर आप यूएई भी गई। तो बहुत सी यादें हैं जो हम ताज़ा करेंगे। लेकिन वसंता जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। आज तो 2025 है, चलते हैं 1957 में। आप 10 साल की थीं और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश आकाशवाणी में आप गई बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। कैसा अनुभव रहा? हाँ जी, पहले जब स्टूडियो में गई थी तो एक रेडियो भाई, अन्नैया बोलते थे उनको, वो बैठे थे। वहाँ बैठते ही मुझे थोड़ी सी खांसी आई, तो उन्होंने मेरे को पैर पे एक ऐसे मारा था कि चुप रहो। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने गाने के लिए कहा तो पहले मैं घबरा गई थी, मगर बाद में आवाज़ खुल गई, और फिर भगवान की दया है कि अच्छा गा पड़ी उस दिन। बहुत खूब, बहुत खूब। और उसके बाद बड़ा लंबा रिश्ता रहा आपका आकाशवाणी के साथ, बहुत लंबा रिश्ता। यस, 1966 में आकाशवाणी के संगीत कॉम्पिटिशन्स में कर्नाटक उपशास्त्रीय संगीत में मुझे रजत पदक मिला था। उसके बाद 71 तक हम विदेश में रहे, यूके में। उस दौरान 1969 में लंदन में महात्मा गांधी सेंटिनरी सेलिब्रेशन मनाया गया था। उस वक्त मैं और टी सूर्य कुमारी, एक्ट्रेस का नाम लोग आप सुने होंगे, वो मेरी ऑन्ट हैं, तो वो उनको बुलाया। तो वो तब तक थोड़ी एज भी हो गई थी, तो उन्होंने कहा वसंता तुम आ जाओ मेरे साथ गाने के लिए। तो उनके हेल्प से मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे बड़े दिग्गजों के सामने गाने का मौका मिला। उसमें गांधी जी के प्रिय भजन भी गाए थे,
और तब का तब बिठा के हम लोगों को गांधी जी को लीड काइंडली लाइट ऐसे कुछ पोएम्स पसंद थे, कुछ कैरोल्स पसंद थे, वो भी हमको मतलब इंस्टेंट रिहर्सल करवा के उनके साथ गवा दिया था विद द कॉयर ग्रुप। देन उसमें आए हुए मेहमानों में लॉर्ड माउंटबैटन थे, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी थे और इंडियन हाई कमिश्नर ऑफ दैट टाइम। ये आप कह रहे हैं 1969 में गांधी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर 100वीं पर। जन्म शत जयंती। बहुत खूब। योगेंद्र टिक्कू जी, 1974 आप आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में जाते हैं और आपको शुरू में ही एक्टिंग में रुचि थी, तो फिर स्टूडियोज कैसा था? रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई, स्क्रिप्ट मिली, क्या था रेडियो ड्रामा? स्टूडियो देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। मैं बस घुस गया किसी तरीके से, वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कभी मैं थिएटर में और स्टेज पे काफ़ी एक्टिव, मगर रेडियो अपने में एक अलग विधा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ जाके करूँगा क्या। मैं सीधा ऑडिशन में पहुँचा था, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी थी, वो जो भी था उसमें वो उस समय काफ़ी सारी वो 3-4 पेज की स्क्रिप्ट होती थी, वो उसमें सारे अलग अलग तरह के डायलॉग होते थे, अलग अलग भावों के। तो स्टूडियो में मुझे वो ले गए, तो वो जो शीशा था उसके ऊपर कागज़ लगा हुआ था, तो मुझे कोई दिख नहीं रहा था, खाली एक लेडी थी जो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी वहाँ की, और एक दूसरे एक्टर था जिनको हम रेडियो पर सुनते आए थे, वो हेल्प करने के लिए होते हैं वहाँ पे। अब उन्होंने पूछना शुरू किया, और भाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, वो जो उन्होंने पहला डायलॉग मुझे बोला वो कुछ रोमांटिक डायलॉग था। एक पूरी लाइन थी, और वो थी जो लेडी थी आर्टिस्ट, वो इतनी मंझी हुई कलाकार थी, और पहले उनकी लाइन थी कि हाथ छोड़ो सरन कलाई मुरक जाएगी। अब उन्होंने इतनी अदा से बोला, मेरा हाथ छोड़ो सरन कलाई मुरक जाएगी, मेरे पैर वैर सब कांप गए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, मैं सारी ज़बान सूख गई मेरी। फिर उन्होंने ही पानी उठा के पिलाया, कहा पानी पीजिए और शांति से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब आर्टिस्ट हैं। फिर हुआ मेरा, फिर फॉर्चुनेटली उस बैच में जो ऑडिशन हो रहा था उसमें 20-25 लोग थे शायद, तो एक लड़का और एक लड़की सिलेक्ट हुए थे, और मैं उसमें एक सिलेक्ट हुआ था, और वहाँ से फिर जर्नी चली आगे। रितु जी, आपसे जानना चाहते हैं, 25 सालों का सफर है, जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो पहला दिन एफएम ब्रॉडकास्ट का कैसा था? क्या सांसें फूली थी योगेंद्र जी? हम ये जानना चाहते हैं, आपको किसी ने पैर मारा या पानी पिलाया? या सांसें फूली, किसी ने आकर बचा लिया? बिल्कुल। मेरे ऑडिशन के बाद तकरीबन 1 साल तक मैं AIR ज्वाइन नहीं कर पाई थी, और जब वापस आई तो पहला दिन था, अचानक ड्यूटी मुझे पकड़ा के दी गई थी 0 आवर शो की, और मैंने कंसोल चलाना नहीं सीखा था क्योंकि मैं ट्रेनिंग में जा ही नहीं पाई थी। अब जब कंसोल चलाना नहीं आता है तो मैं CD कैसे प्ले करूं, कैसेट कैसे यूज़ करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो साइमा ने मुझे काफ़ी ढांढस बंधाया कि नहीं तुम परेशान मत हो, मैं हेल्प करूंगी। तो कंसोल वो चला रही थी और बोल मैं रही थी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग एंड ऑपरेटिंग द कंसोल। लेकिन वो मेरा पहला शो मुझे इसलिए नहीं भूलता है कि मेरे जो AIR के कुछ दिग्गज दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे शो करने के बाद कॉल किया, क्योंकि उनमें से आधों को पता नहीं था कि मैं AIR में FM में RJ बन चुकी हूँ। बट जब नाम सुना तो उनको पता था कि ये तो ऋतु वही है। और फिर मुझे एक्चुअली सुबह उन लोगों से गालियाँ पड़ी, क्योंकि कोई भी सोया नहीं था रात को 1:30 बजे तक। 12 से 1 का वो शो होता था, और उनमें से जो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे अक्षय ने दिया था कि तुम्हारी वजह से मैं रात भर में उन गानों को सुनता रहा, और जब रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाता था कि मैं स्विच ऑफ कर दूं कि अब तो बंद कर, अच्छा गाना प्ले कर देती थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसने बोला कि जो मैं स्क्रिप्ट में लिख के लेके गई थी उसने उसे बांधे रखा, और ज़्यादातर मुझे फीडबैक यही मिला। लेकिन जो एक क्रिटिसिज्म जो मुझे सबसे पहला मेरे पापा से मिला, पापा ने मुझे एक सीख दी थी जो मैं हमेशा उसके बाद से उसको यूज़ करती आई। उन्होंने कहा तुम कॉन्शियस थी, फॉरगेट अबाउट द माइक्रोफोन, और जंगल में मोर नाचता है कोई ना देखे, लेकिन वो तो मद होकर नाचता है, तो चाहे कोई तुम्हें देख रहा है सुन रहा है, तुम अपना काम परफेक्शनिज्म के साथ में करो। सो दैट वाज द बेस्ट टिप आई एवर गॉट। मैं आराम से शो कहती थी साइलेंस, फिर मैं ऊपर अपना कंसोल माइक ऑन करती थी, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी को कोई शोर मचाना है, डिस्टर्ब करना है, करो। So that's how the first show went, and I became very confident on air. और इस तरह से आकाशवाणी आपको सही मायनों में ब्रॉडकास्टर बनाता है। और इस बात से एक बात और निकल कर आती है कि हमारे श्रोता कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्रिटिसिज्म के माध्यम से भी हम बार बार सीखते हैं। राइट।
एब्सोल्युटली। लेकिन जैसे रितु ने कहा कि मैं एफएम पे थी, तो योगेंद्र पाल जी, जब रेडियो की बात होती है तो हो सकता है कि श्रोता में पहला जो सहज स्मरण है वो एफएम के लिए आए, लेकिन एनालॉग से डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो ये बदलाव कैसे आया? क्या एफएम के साथ साथ मीडियम वेव, शॉर्ट वेव भी रेलेवेंट है? मीडियम वेव एंड शॉर्ट वेव और एफएम, ये सब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं जिसमें हम रेडियो को ब्रॉडकास्ट करते हैं। शॉर्ट वेव बेसिकली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज, जैसे ये दिल्ली से हम इवन यूएस तक भी रेडियो के माध्यम से पहुंचते हैं। और मीडियम वेव इज़ बेसिकली कवरेज इन ए लॉन्ग रेंज, से लाइक विद इन ए रेडियस ऑफ 70, 80, 100 किलोमीटर। एंड एफएम इज़ बेसिकली लोकल ब्रॉडकास्टिंग। बट ये तीनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस एंड डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, बट ऑल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज रेडियो का तो मिशन ही यही है 3 tier broadcasting. Means we should have a national coverage, we should have a regional, and should have a local coverage. So every person should be able to get at least 3 programs. जी, लेकिन कवरेज कोई भी हो सुभाष जी, हास्य रंग सब में होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज राग रेडियो रंग रेडियो में सुभाष चंद्र जी, आप कौन सा हास्य रंग प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं अब एक घटना सुना रहा हूँ आपको। पहली बात तो इस बात पर कि रेडियो की इम्पोर्टेंस क्या थी, हम लोगों ने सबसे पहले बात की। मैं 23 साल की उम्र में रेडियो में आया पहली बार। एमए में कर रहा था हिंदी से, और हुआ ये कि जब मैं पहली बार यहाँ आया तो पहली बार मैंने लिफ्ट देखी, और लिफ्ट में कुछ लोग चढ़ रहे थे, उसमें सबसे आगे कमलेश्वर जी थे। तो मैं कमलेश्वर जी को पहचानता था, तो मैंने उनको देखा कि कमलेश्वर जी चढ़ जाएं तो मैं चढ़ूं, लेकिन लिफ्ट बंद हो गई। मैं लगभग 1 घंटे तक बाहर खड़ा रहा कि अब कोई आए, वो लिफ्ट खुले, मैं उसके साथ बैठूं, उसके साथ ऊपर उतरूं। ये रेडियो का पहला मेरा अनुभव था। दूसरी बात, एक काम और हुआ। मैंने रेडियो के लिए लगभग 800 से 850 एपिसोड लिखे हैं। हास्य नाटक मैंने बहुत लिखे। तो उसमें एक बार हम नाटक लिख रहे थे, कॉमेडी का, ग्रामीण परिवेश का था, जहाँ पर दहेज को लेकर लड़के का जो बाप है वो बहुत तंग करता है, और वो नाटक आधे घंटे का था, और वो नाटक 6.5 घंटे में कंप्लीट हुआ। कारण क्या था कि उसमें हम लोगों ने ग्रामीण परिवेश की इतने शरारतें डाली हुई थी। मतलब उसमें एक डायलॉग मेरे याद आ रहा है कि जब लड़की के घर वालों को लड़के वाले बहुत तंग करते हैं, तो कुछ लोग जाते हैं अपनी लाठी लेकर और उससे कहते हैं, हाँ भाई जरा अपने मुंह खोलो। इनको, क्यों साहब? जरा मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह का हिसाब देखकर लड्डुओं का नाप लेना है। अब वो जैसे ही वो मुंह खोलता है तो वो लाठी जो है उसके मुंह में डालता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इनको इतना तंग किया हुआ है। तो इस तरीके की घटनाएं रेडियो के साथ घटी, और उसमें बहुत आनंद भी आया, और श्रोताओं को बहुत आनंद आया। जी, योगेंद्र टिक्कू जी, आप जब ड्रामा करते हैं तो वहाँ रिकॉर्डिंग के वक्त कैसा माहौल होता है? समय लगता है या ठाके लगते हैं? अगर हास्य रंग हो, कैसे फिर आप वो महसूस कैसे करते हैं? ये आज के समय की बात करें या 50 साल पहले की? मैं बार बार याद करा रहा हूँ आपको। अभी इस समय कि अभी मैंने कॉमेडी तो मुझे ये लोग आजकल बहुत कम देते हैं। मोस्टली कभी कृष्ण बना देते हैं, कभी अर्जुन बना देते हैं, मतलब वो बहुत सीरियस रोल देते हैं। मुझे मज़ा आता है। देखिए, रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे इन्होंने बोला रितु जी ने कि यू हैव टू एन्जॉय, और रेडियो की वजह से मैं हूँ आज जो भी हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है मैंने थिएटर किया है, सब कुछ किया है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, फैन की। तो उसमें जो एडी था, तो जब मैं डायलॉग बोलता था तो वो आंख बंद कर लेता था। तो मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा यार ये देखता नहीं है कि मैं क्या एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और ये कहता है कि ओके कट, डायरेक्टर कट। फिर मैंने जब ब्रेक हुआ तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम आंख क्यों बंद कर लेते हो? कहता जब आप बोलते हो ना तो मैं उसको आंख बंद करके सुनता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि आपने एक्सप्रेशन सही दिया होगा। तो रेडियो की ये ट्रेनिंग है जो कि मेरे अभी तक काम आ रही है। मैजिक ऑफ साउंड। करेक्ट। वो आप उसमें घुस जाते हो, आप उसमें उसको आप अनुभव करते हो अपने अंदर, तो वी एंजॉय इट। जी, कार्यक्रम में हमारे साथ आमंत्रित श्रोतागण भी हैं, और साथ ही हमारे साथ उपस्थिति है डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी की, महानिदेशक आकाशवाणी। मैं बस योगेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बस 2 चीज़ कहना चाहूँगी। आपने 3 tier ब्रॉडकास्टिंग की बात की थी, अब इसमें 2 tiers और जुड़ गए हैं। एक तो न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप है
जिसके ज़रिए हम लोगों को फिज़िकल जो एक लोकेशंस की भी ज़रूरत नहीं होती। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हों तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के ज़रिए आप सारे केंद्रों के कार्यक्रम या न्यूज़ या प्रोग्राम्स जितने भी कार्यक्रम बन रहे हैं वो देखे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो अभी हाल ही में जुड़ी है, नवंबर 2024 में उद्घाटन हुआ था वेव्स OTT का। OTT प्लेटफॉर्म है अपना प्रसार भारती का, उस पर भी रेडियो के काफ़ी सारे चैनल्स हैं। तो अब जो फिज़िकल बाउंड्रीज़ होती हैं वो चली गई हैं और पारंपरिक के साथ साथ नई तकनीक को भी अपनाया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट जो अमित जी ने जो क्वेश्चन रेज किया था मैं उसमें पूरा कह नहीं पाया। पहले तो रेडियो में बहुत चेंज हुआ है। आज से जो हम 50 साल पहले रेडियो देखें और आज का जो रेडियो है बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि रेडियो को हम सोचते हैं साउंड ओनली, लेकिन आज का रेडियो सिर्फ साउंड नहीं है। आज रेडियो के अंदर रेडियो में एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती है, डिफरेंट लैंग्वेज में आती है। तो रेडियो हैज़ बिकम सम टाइप ऑफ ए टीवी आल्सो। दैट इज़ फर्स्ट वन थिंग। सेकंड, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल रेडियो, DRM, जो कि ऑल इंडिया रेडियो इज ऑलरेडी ब्रॉडकास्टिंग इन DRM डिजिटल रेडियो। फिर जब रेडियो एक ट्रांसमीटर से एक प्रोग्राम आता है सिर्फ, जैसे दिल्ली का हमारा चैनल है तो उसमें मीडियम वेव में ओनली एक फ्रीक्वेंसी पर एक प्रोग्राम आता है, लेकिन DRM डिजिटल रेडियो आने से एक फ्रीक्वेंसी पर हम तीन प्रोग्राम एक ही ट्रांसमीटर से दे रहे हैं। ये तो बहुत रोचक है, एक ही फ्रीक्वेंसी पर 3 कार्यक्रम। बिल्कुल, ये एकदम आपको लगेगा हैरानी वाली बात है, क्योंकि वो डिजिटल में आ रहा है। हम एक फ्रीक्वेंसी पर 3 प्रोग्राम देते हैं। जब हमारा रिसीवर उसको ट्यून करता है तो रिसीवर के अंदर 3 प्रोग्राम नज़र आते हैं। लिसनर जो चाहता है, जिस भी प्रोग्राम को चाहता है उसको सुन सकता है। वो तीनों प्रोग्राम एक ही ट्रांसमीटर से आ रहे हैं। अभी जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, रेडियो की न्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो DRM डिजिटल रेडियो ऑलरेडी कर रहा है उसमें एक चैनल न्यूज़ का है और वो 24 आवर न्यूज़ चैनल हमें आज मिल रही है डिजिटल रेडियो के ऊपर, बिना एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए। जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो डिजिटल रेडियो के आने से ये हुआ है कि इमरजेंसी वार्निंग, रेडियो प्लस प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स हैव आल्सो स्टार्टेड कि जब भी कभी आपदा आती है तो उसमें रेडियो का, ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारा पूरा ट्रांसमीटर उसमें आपदा प्रोग्राम देने में ही लग जाता था। लेकिन डिफ़िकल्टी क्या आती थी कि जब आप एक ही चैनल में एक ही प्रोग्राम आ रहा है, आप उसमें इमरजेंसी प्रोग्राम दे रहे हैं, तो जो लिसनर है, अगर ट्रेजिडी है, कुछ ही एरिया में है, कवरेज तो रेडियो के ट्रांसमीटर का मान लीजिए 70-80 किलोमीटर है, सारे एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, तो सबको वही प्रोग्राम सुनना पड़ता था। लेकिन डिजिटल रेडियो आने से क्या हुआ कि क्योंकि आप 3 प्रोग्राम दे रहे हैं, तो मेरे पास प्रोविज़न है रेडियो में कि मैं उसको अपना दूसरी चैनल ले लूँ। डिजिटल रेडियो ऑटोमेटिकली जैसे ही उसको सिग्नल मिलता है कि ये कहीं से ये सिग्नल आ रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वो रेडियो ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है जी, ताकि कोई उस इंफॉर्मेशन को मिस ना करे जी। और सिर्फ नॉट ओनली दैट, अगर मेरा रिसीवर मान लीजिए बंद पड़ा हुआ है, स्लीप मोड में पड़ा हुआ है, वो सिग्नल उस रिसीवर को ऑन भी कर देता है। तो मैं घर में सोया हूँ रात को, तो वो मेरा सिग्नल मिस ना हो तो उसको ऑन कर देता है और फुल वॉल्यूम पर ले आता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि डिजिटल रेडियो से इंट्रोड्यूस हुए। जी बिल्कुल। रेडियो का अहम रोल है जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, और उल्लेखनीय है कि विश्व रेडियो दिवस 2025 की थीम है रेडियो और क्लाइमेट चेंज। तो अगर विश्व में कहीं पर भी ड्राउट आती है, फ्लड आती है, सुनामी, अर्थक्वेक, तो इसके प्रिवेंशन में भी रेडियो अहम भूमिका निभाता है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो फिर वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में, लेकिन डिजास्टर आए ना, इसके लिए हम सबको योगदान देना होगा और प्रभु सुमरन भी करना पड़ता है। तो बासंता जी, आपने तो रामचरितमानस भी आपने आकाशवाणी के लिए गाई है, पूरी श्रृंखला, वो अनुभव बताइए। जब मैंने रेडियो में गाना शुरू किया था 1971 में, तो सबसे पहले एक गीत गज़ल का प्रोग्राम मिला था, भजन का। उसके बाद बोले कि आप अभी रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं, उसको गाने में आपको भी आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी नहीं है, बट आकाशवाणी की खूबी ये है, मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है, सुर, ताल
और उच्चारण, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता था। अच्छी बात है वो, क्योंकि हिंदी ऑफ कोर्स हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसके अलावा एक भाषा और सीखने का और उसके न्यूएंसेस, उसमें जो छोटी मोटी अदाकारियाँ हैं, जो नज़ाकतें हैं, उसको अच्छी तरह से समझ लोगों को पहुंचाने में कितना मेहनत लगता है, ये हमारी एक्सपीरियंस में आया है। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कहते हुए कि आज तक आकाशवाणी ने वो सब प्रिंसिपल्स निभाते हुए ही सेलेक्शंस कर रहे हैं ऑडिशंस में। क्योंकि मैं ऑडिशन बोर्ड में भी कभी कभी आती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कोई भी सुर से थोड़ा भी नीचे हो गया उसको हटा देते हैं, क्योंकि सुर बिना गाना और भाव बिना प्रस्तुति करना, उसमें कोई आनंद किसी ना गाने वाले को मिलेगा ना सुनने वाले को मिलेगा। जी वासंता जी, आकाशवाणी के श्रोता के जहन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। वो चाहते हैं कि वासंता लक्ष्मी जी की आवाज़ में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कोई चौपाई हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होए की कोटि की गुंजा, सत्य मूल सब सकुल सुहाए, वेद पुराण विदित मुनि गाए। वीरेंद्र टिक्कू जी, आपसे जानना चाहती हूँ, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया आकाशवाणी के साथ और ये सफ़र चलता रहेगा निश्चित रूप से। हम कहते हैं कि आकाशवाणी भाषा संस्कार करता है। बचपन में हमें कहा जाता था आप आकाशवाणी सुनिए, आपकी भाषा अपने आप में सुदृढ़ हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। बदलते वक्त के साथ भाषा शैली, जिस पर हम बार बार जोर देते हैं और बार बार कहते हैं कि आपकी भाषा हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और आकाशवाणी के माध्यम से भी यही किया जाता है, क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि आज एफएम की दुनिया है, एफएम ब्रॉडकास्ट किया जाता है और हम कहते हैं कि युवाओं तक पहुंचना है, तो उनकी तरह भाषा हमारी होनी चाहिए। आजकल रियलिज्म के नाम पे मैं फिल्मों की बात करता हूँ, फिर इस पे रेडियो पे आता हूँ। रियलिज्म के नाम पे फिल्मों में भी सब अशुद्ध भाषा बोलने लगे हैं कि नहीं, वो तो कोई भी ऐसा बोल सकता है जी, वो तो गांव का बंदा है तो ऐसा बोलेगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, दैट इज़ ट्रू, लेकिन वो गांव का बंदा होना चाहिए। अब शहर का बंदा अगर वो ज को ज बोलेगा या श को स बोलेगा तो वो गलत है। फटे होंठ बोलते हैं, बड़े आराम से बोलते हैं फटे होंठ, फटी एड़ी, तो हमारा दिल फट जाता है मगर हम कुछ बोलते नहीं। लेकिन रितु जी, every voice is unique. For the upcoming radio jockeys who are tuned to the program right now, what's your advice? How to make your voice modulate and also get the correct grammar so that you can become a good radio jockey like Ritu Raizada? Thank you for the compliment. I think a couple of things that really helped me. First of all was the spanking I received from my father as a toddler, because मेरे father अलीगढ़ के पले बड़े हैं, AMU के पढ़े हुए हैं, तो उनकी उर्दू अच्छी खासी साफ़ है। तो अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकलता था बचपन में तो मैं मार खाती थी। जैसे गुफ्तगू, तो अगर जैसे बच्चे होने के बावजूद अगर मैं कुछ गलत बोलती थी तो पापा टोक देते थे कि अगर नहीं बोल सकती हो तो मत बोलो, मगर गलत मत बोलो। सो मेरे बचपन से एक तो मुझे ये ट्रेनिंग मिली, ये काफ़ी ज़रूरी था। दूसरे रेन मार्टिन ने मुझे बहुत हेल्प किया, व्याकरण की शुद्धता, राइट। एंड आई थिंक विच इज़ वाई आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ कॉमिक्स ऑल्सो, और वो पढ़ने से बहुत फ़र्क पड़ता था। 9 or 10 when I had created a couple of stories for my father's newspaper, he is also a journalist, तो वो काफ़ी लोगों ने कहा कि ये कहाँ से इसके दिमाग में ये कहानियाँ आती हैं। सो दैट वाज द बडिंग राइटर इन मी। सो आई use my anxiety, I use my focus and everything on one topic, and then मेरा फिर मन होता है कि नहीं next topic पे जाओ। But one topic that is very crucial for all of us to really talk about is mental health. Yes. So do you think radio, music is therapy for mental health? Absolutely, because like I mentioned, I got selected in 1999, but I joined radio officially in 2000 due to some personal issues, and I had a lot of things disturbing my personal life.
व्हेन आई केम टू रेडियो इट वाज बिकॉज मुझे धक्का मारा गया था, मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स ने मुझे धक्का मारा था, यू नीड टू गो टू रेडियो एज अ थेरेपी फॉर योर सेल्फ. मैं बहुत खामोश हो गई थी. आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 7 years मैं barely किसी से बात करती थी. तो मैं चुप चुप, मेरे पेरेंट्स जिनको आदत नहीं थी कि मेरे चुप रहने की, देखने की, यू नो, आई यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट. सो व्हेन आई वाज फोर्स्ड टू जॉइन रेडियो बैक ऑन एयर, you know, I used to vent it out. I used to spend hours on script writing, on you know, researching music, you know, to relate everything into that 1 hour segment, and that really helped me, because mental health, like I said, is, you know, something that affects you on a day-to-day basis. How you fight it out is the way you decide. And Ritu ji, as coincidence as it may sound, Vasanta Lakshmi ji also has authored a book on similar topic. I have written a book on Indian music as complementary therapy. There, the basic is that every person has some kind of rhythm in oneself. हर एक इंसान के अंदर एक अंदरूनी रिदम लय होता है, पलक झपकने की, सांस लेने की, बात करने की स्पीड, दिल की धड़कन, आपके चलने की अंदाज़, आपके हाथ, हाव भाव, सब में एक रिदम हर पर्सन का अलग अलग होता है. तो जब कोई, जैसे इन्होंने कहा कि ADHD है, उसके लिए मैंने देखा है कि म्यूज़िक के यूज़ से उनको बहुत स्टेडी एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिव, किसी लोगों के दूसरों से वार्तालाप करने की और जनरली कॉन्वर्सेशंस में भाग लेने के लिए थोड़ा उत्सुकता और थोड़ी हिम्मत लाया जा सकता है. इसमें मैंने देखा कि एक तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, एस्पेशली लय वाला, या फिर सितार या हारमोनियम, मैं सबसे पहले कहती हूँ लोगों को सीखना चाहिए. अगर लड़के होते तो मैं हमेशा परकशन इंस्ट्रूमेंट की, लय के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि 14 साल के उम्र के बाद वो गाने में थोड़े झिझक आती है, तब या छोड़ देते हैं या लग के आगे बढ़ते हैं. तो उसमें क्या मैंने देखा है कि लड़कियों को गाने में डालना चाहिए. ये इसलिए नहीं कि वो हर कोई परफॉर्म कर सकेगा, बट इसलिए कि वो अपने आप से बाहर निकल के अपनी भाव और अपने मन की आइडियाज़ हैं वो दूसरों तक कम्युनिकेट कर पाए. रितु जी, मेरे फादर ने बहुत कोशिश करी थी कि मैं 10 साल की उम्र तक गाना सीखना शुरू करूं. ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑन अ स्टेट लेवल. लेकिन मैं उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम घर में है, तबला है, सब है, मेरा कभी पेंट ऑफ माइंड नहीं था. लेकिन जब मैं AIR पर सेलेक्ट हुई, सबसे पहले मैंने घर पर जाकर पापा से कहा मैं गाना बजाना, प्ले करना वो कर सकती हूँ, म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है और मैं आगे उसी में बढ़ूँगी. मैं गा नहीं सकती तो क्या, मेरे साथ में गाने वाले को पूरी फौज खड़ी है और वो लोग सुनेंगे गाने. वंडरफुल, वंडरफुल. डॉक्टर सुभाष चंद्र, आपसे जानना चाहते हैं कि व्यंग इतना आसान नहीं होता, बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है. अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, खासतौर पर जब हम रेडियो की बात कर रहे हैं, कौन बदल गया, कहने वाला, सुनने वाला, या वो समाज जिसे हम दर्पण कहते हैं? बदली तो तीनों चीज़ें हैं, कहने वाला भी, सुनने वाला भी और समाज भी. लेकिन लेखक का काम ये है कि वो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए अपने आप में इस प्रकार से परिवर्तन करे कि आपकी बात वहाँ तक पहुँच भी जाए, पाठक को आनंद भी आए और पाठक उससे कुछ सीखे भी. और यही मेरा ख्याल है कि रेडियो का काम भी है, ज्ञान की खुराक इस प्रकार से कि मनोरंजन और ज्ञान दोनों का मिक्सचर बन जाए, यानी कि रसगुल्ले में कुनैन वाला मामला ये रहता है. तो हम लोगों की कोशिश लगातार रहती है. और रेडियो के साथ देखिए कि मुझे रेडियो के मामले बहुत बढ़िया लगा. मैंने रेडियो लिखा, टीवी लिखा, फिल्म लिखी, वेब सीरीज लिखी, सब कुछ लिखा, लेकिन बेस मेरा रेडियो रहा. बेस से बेनिफिट मुझे ये रहा कि हमारे पास, रेडियो के पास जुबान थी, सुनने के वाले के पास कान थे, और हमने अपनी जुबान को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि वो जो जुबान है उसने सुनने वाले के कानों के पर्दे खोले और उसको इस प्रकार से उसके सामने एक एक चीज़, जैसे आप तो स्क्रिप्टिंग करती हैं, हम एक एक चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं. और जब हम इस विजुलाइज को बहुत ढंग से सफल हो पाते हैं इस काम में, तो हम देखते हैं कि हमारा जो श्रोता है
वो अपने दिमाग में वो बनाता है, कल्पना की शक्ति उसकी प्रबल होने लगती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, हम लोगों को याद है कि जब बहुत छोटा था मैं, तो मैंने एक बार रेडियो तोड़ दिया था। मैं देखता था कि इसमें आवाज़ कहाँ से निकलती है और फिर बाद में समझ में आया कि देखो भाई, एक तो इसमें से आवाज़ निकलती है, दूसरे इसके पास सिर्फ कान है, और ये जो कान है जो आपके पास जुबान है, आपको इस तरीके से लेके चलना है कि दृश्य भी उपस्थित हो जाए, कल्पना शक्ति भी प्रबल हो जाए, सीखने को भी मिल जाए और मजा भी आए। बहुत सुंदर। वी गॉट अ यंग एम्बेसडर ऑफ रेडियो। यस, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की पीएचडी की रिसर्च स्कॉलर हूँ और आकाशवाणी में कैजुअल हूँ। जब से एफएम स्टार्ट हुआ था तब से मैंने रेडियो सुनना शुरू किया। आप सबको देख के गूज़बम्स आ रहे हैं कि जिनको सुना है बचपन से उन सबको देख रही हूँ आज, और आप लोगों को देख के ही मुझे लगा कि मुझे इसी पर रिसर्च करना है, तो मैं आप ही लोगों पर रिसर्च कर रही हूँ। और मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है कि शब्द चित्र कैसे बन जाते हैं, इमेजिनरी दुनिया में हम चले जाते हैं, वो कैसे संभव होता है? उसके लिए आप क्या करते हैं कि श्रोता उसमें खो जाता है? टीकू जी, शब्द चित्र कैसे बनते हैं खासतौर पर रेडियो ड्रामा में? बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी गुड। इसको हम फिलोसफिकली सोचें तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में, हमारे ज्ञान पटल में एक छाया आती है, एक भाव आता है, और वो फिर जब ग्रॉस लेवल पे स्थूल अवस्था में आता है तो वो हमारे फिर वाणी के हिसाब से वो निकलता है बाहर। उस भाव को जो अंदर आया हुआ है उसको उस शब्द के साथ जोड़ना, वही संसार ही है और वही आपका चित्र भी है, क्योंकि संसार चित्र ही है और कुछ भी नहीं है। तो जब आप उस भाव को उस शब्द के साथ जोड़ते हो तो आपका वो पूरा चित्र बाहर निकल जाता है, मगर वो भाव होना ज़रूरी है। अगर वो सिर्फ शब्द है तो वो चित्र नहीं बनेगा, शब्द और भाव मिला के चित्र बनता है। जी, इस समय डॉक्टर विक्रम है हमारे साथ और आप दृष्टिबाधित हैं। डॉक्टर विक्रम, बताइए कैसे आप मानस पटल पे चित्र बनाते हैं, कैसे रेडियो आकाशवाणी आपका विश्वसनीय साथी है? मैं सबको प्रणाम करता हूं और टिक्कू साहब की बात का मैं बहुत यकीन कर रहा हूं और इनकी बात को आगे बढ़ाता हुआ, मैं चूँकि स्वयं रेडियो नाट्य साहित्य पढ़ाता हूं जी। रेडियो नाट्य साहित्य की जब बात आती है, जब रेडियो की बात आती है, तो रेडियो जो है सूचना मनोरंजन के साथ साथ वो हमें शिक्षित भी करता है और मर्यादित करता है, अनुशासित करता है। क्यों? रेडियो की जो परंपरा थी, रेडियो ध्वनि पर आधारित होती थी जी। लेकिन आज जब रेडियो का अपग्रेडेशन हो चुका है तो रेडियो जो है उसमें डिजिटल रेडियो आ चुका है, और ये बात मैं अपने विद्यार्थियों को ही पढ़ाता। मेरा स्पेशल टॉपिक ही रेडियो नाट्य साहित्य है। तो भाषा की जो बात होती है, तो भाषा में जब कई लोग बोलते हैं कि नमस्कार, बड़ा मुझे अटपटा लगता है, बड़ा अटपटा लगता है कि ये मीडिया पर बोल रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अनुशासन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। वाह वाह, तो बहुत अच्छे, जो बहुत है अच्छे। यही जो है रेडियो यही बताता है, अनुशासित बनिए, मर्यादित बनिए। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर विक्रम, आपका आभार। बस अब हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आएंगे और मैं चाहूँगा श्रोता ज़रूर हाथ खड़ा करें। विश्व रेडियो दिवस 2025 की थीम है रेडियो और क्लाइमेट चेंज। हमारी सेहत सीधा सीधा पृथ्वी की सेहत के साथ जुड़ी है। क्या ग्रीन हैबिट्स हैं जो आज इस विशेष कार्यक्रम राग रेडियो रंग रेडियो के माध्यम से हम न केवल भारत बल्कि विश्व तक पहुंचाएंगे? हम संकल्प लेते हैं कि हम ये ग्रीन हैबिट अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएंगे। जी, एनी ग्रीन हैबिट? ये जलवायु के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पौधे हैं अपने आसपास के, उन्हें संरक्षित करेंगे। नए पेड़ लगाने का जहाँ भी अवसर मिले उनको हम अपनी प्रयास करके अधिक से अधिक संख्या में लगाएंगे और जलवायु को परिवर्तित होने से या उसको संरक्षित करने से हमारा योगदान दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जी, बसंता जी। जब पर्यावरण की बात आती है और लोगों को पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने के लिए कहते हैं, इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि कुछ राग ऐसे हैं
जिसको मैं पेड़ों को, मेरे पास भी एक छोटा सा बालकनी वाला गार्डन है, पर मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ी देर उनसे बात करती हूँ या कुछ गाना गुनगुनाती हूँ तो उनमें एक लचक और एक सजीवता मैं देखती हूँ। ये प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, पर हर दिन जो पौधा मैं देखती हूँ और जिस दिन मैं उसके साथ, स्पेशली कर्नाटक संगीत में शहना राग है जिससे केले के पेड़ में बहुत वृद्धि देखी जा सकती है। मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले तो जैसे बोलते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैं तो अपने घर में बहुत सी चीज़ों का मैंने चेंजेस किए हैं लास्ट फ्यू इयर्स। फ़िल्टर का पानी कभी वेस्ट नहीं करती हूँ, प्लांट्स को वाटर उसी से करती हूँ। मैं जो क्रेट्स भी आती हैं उसमें मैं धनिया पुदीना ये सब बोती हूँ। आई डोंट थ्रो देम अवे। आई यूज़ द एग शेल्स एज कंपोस्ट। तो मैं इस तरह से बिलीव करती हूँ। सोलर लैंप्स मैंने अपनी बालकनी में लगा रखे हैं, रात को कभी भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाते हैं। प्लस सोलर कुकिंग में भी बिलीव करती हूँ। तो जो मैं खुद अपने बस में जो मेरे है, मैं दूसरों से क्या अपेक्षा रखूँ। तो टिक्कू जी, आप रेडियो का भविष्य कैसे देखते हैं? चाहे क्लाइमेट चेंज जैसे ज्वलंत सामाजिक मुद्दे हो, मनोरंजन हो, गीत संगीत हो, संस्कृति हो, इन सब को आगे बढ़ाने में क्या रेडियो की भूमिका आगे भी अहम रहेगी? बिल्कुल रहेगी। मैं तो बहुत ही पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि एक समय था जबकि हम लोग जब ये न्यूज़ जो पेपर्स थे तो सब लोग कहते थे कि जब न्यूज़पेपर का ज़माना ख़त्म हो गया अब तो ये शुरू होगा, लेकिन न्यूज़पेपर कभी ख़त्म नहीं हुआ। रेडियो की पहुंच इतनी ज़्यादा है कि वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, और परमात्मा करे कभी ख़त्म ना हो। बस बजट बढ़ाते रहें, बस ठीक है, बढ़िया। आपका पूरा करियर, पूरा जीवन आकाशवाणी के साथ रहा है। Yes. कौन सा भजन, कौन सी पंक्तियां हैं जो कि सीता वसंता लक्ष्मी जी का रिश्ता आकाशवाणी के साथ खूबसूरती से बयां करती हैं? संत रैदास का एक भजन है, जो तुम छोड़ो राम मैं नाही तोरूं, तुमसे जोरी कवन से जोरूं, तुमसे तोरी कवन से जोरूं। बहुत खूब। रेडियो से हमारी प्रीति कभी खत्म नहीं होगी। और गीतिका मन ही नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है कि राग रेडियो, रंग रेडियो यूं ही चलता रहे और जीवन के अनेक रंगों पे चर्चा होती रहे। बिल्कुल चर्चा होती रहे। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि इस बार की हमारी थीम है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, जिस पर हम जोर देंगे। और इसके अंतर्गत आकाशवाणी पर इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम धरती आकाश, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगी। और हमें खुद को प्रेरित करना है और अपने साथ साथ जितने भी हमारे आसपास लोग हैं उनको प्रेरित करना होगा कि आप ऐसे कार्यक्रमों को सुने, क्योंकि सुनने के बाद हमारी सोच बदलती है, हमें एक नई सोच मिलती है। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राग रेडियो, रंग रेडियो। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये विशेष वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी थे वरिष्ठ साहित्यकार और रेडियो लेखक श्री सुभाष चंद्र, जाने माने नाट्यकर्मी और सिने अभिनेता श्री योगेंद्र टिक्कू, शास्त्रीय गायिका और लेखिका सुश्री के.एस. वसंता लक्ष्मी, वरिष्ठ संचार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ श्री योगेंद्र पाल और प्रसारणकर्मी और कंटेंट राइटर सुश्री ऋतु रायजादा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित अरोड़ा और गीतिका उनियाल। प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा। संयोजन मनोज माइंडकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।